धूलपुर जाने वाली कच्ची सड़कों पर सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जिसे वक्त ने भुला दिया था। राजस्थान के बड़े खाली मैदानों में बसा एक गांव का भूत। ज्यादातर लोग इससे बचते थे। वे कहते थे कि वहां की हवा उदासी से भरी हुई थी। लेकिन अर्जुन के लिए, एक युवा फिल्म मेकर जिसे भूली हुई कहानियों का शौक था, धूलपुर एक सायरन की पुकार थी। वह अपनी जीप को सूखे इलाके से चला रहा था। इंजन की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। उसकी साउंड रिकॉर्डिस्ट सोनिया उसके बगल में बैठी थी। उसका सामान पीछे सावधानी से पैक किया हुआ था। वह अर्जुन जितनी उत्साहित नहीं थी। उसे झुलसा देने वाली गर्मी में भी एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, एक ऐसी भावना जिसे वह ठीक से समझा नहीं पा रही थी। अर्जुन एक कहानी की तलाश में था, एक ऐसी किंवदंती जो असली और सच्ची हो। उसने धूलपुर और उसके शापित कुएं के बारे में एक पुराने इतिहासकार से फुसफुसाहटें सुनी थी। गांव कभी जीवंत था, लेकिन अब कुछ ही परिवार बचे थे जो अपने पुश्तैनी घरों से जिद्दी खरपतवारों की तरह चिपके हुए थे। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, उनका स्वागत एक अजीब सी खामोशी ने किया। मिट्टी के घर ढह रहे थे। उनकी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह कुछ भी नहीं देख रही थी। एक बुजुर्ग आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों वाले नक्शे जैसा था और जिसकी आंखों में सदियों की कहानियां थीं, एक छोटी सी झोपड़ी के बरामदे से उन्हें देख रहा था। यह रामू बाबा था, गांव का बुजुर्ग, धूलपुर के रहस्यों का रखवाला। रामू बाबा ने सावधानी से सिर हिलाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने उन्हें पानी दिया। उनके हाथ मिट्टी के बर्तन से पानी डालते समय थोड़े कांप रहे थे। अर्जुन ने अपना मकसद समझाया। वह गांव के बारे में, उसके इतिहास और उसके लोगों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। रामू बाबा ने धैर्य से सुना। उनकी नजरें दूर थीं। फिर उन्होंने गांव के दिल की बात की, एक ऐसी जगह जो जीवन और मृत्यु दोनों की थी। उन्होंने इसे प्यासों का कुआं कहा। उन्होंने कहा कि यह जीवितों को पानी देता है, लेकिन इसमें एक प्यासी आत्मा भी थी जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उनकी आवाज धीमी थी, जिसमें एक गहरा डर भरा हुआ था, जिसने सोनिया की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अर्जुन, जो हमेशा स्टोरीकार था, तुरंत मोहित हो गया। एक शापित कुआं, एक प्यासी आत्मा, यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने रामू बाबा से सब कुछ बताने को कहा। बुजुर्ग आदमी ने आह भरी, सूखी पत्तियों के जमीन पर सरकने जैसी आवाज। वह कहानी बताने को राजी हो गया, लेकिन उसने उन्हें चेतावनी दी, कुछ कहानियों को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थीं। कुएं को सब कुछ याद है और उसे आगंतुक पसंद नहीं है। चेतावनी हवा में लटकी हुई थी। धूलपुर के वीरान गांव के दिल में खुलने वाले रहस्यों का एक भारी वादा। अगले दिन अर्जुन और सोनिया ने उस बदनाम कुएं को देखने का फैसला किया। रामू बाबा ने उन्हें रास्ते बताए थे। उनकी आवाज में अनिच्छा भरी हुई थी। कुआं एक खुले मैदान में बचे हुए घरों से दूर था। यह एक प्रभावशाली संरचना थी, बड़े गहरे पत्थरों से बनी थी, जो सूरज की रोशनी को सोख लेती थी, कुछ भी वापस नहीं देती थी। उसके बगल में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी हवाई जड़ें एक बूढ़ी औरत के उलझे हुए बालों की तरह लटकी हुई थी। कुएं के आसपास की हवा काफी ठंडी थी। सोनिया ने अपना रिकॉर्डिंग उपकरण चालू किया, आसपास की आवाजों को रिकॉर्ड करने की उम्मीद में, लेकिन उसे बस एक अजीब धीमी गूंज सुनाई दी, जिससे उसके दांत दर्द करने लगे। कुआं गहरा था। उसका अंधेरा मुंह पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाने वाले मुंह जैसा था। अर्जुन किनारे पर झुक गया, अंधेरे में झांकते हुए। वह पानी नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह उसकी ठंडी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, जो उससे मिलने के लिए ऊपर आ रही थी। उसने एक छोटा सा पत्थर गहराई में गिराया। सतह से टकराने में उसे सदियां लग गई और अंत में पानी की आवाज कम और एक उदास, अकेली आहट ज्यादा लग रही थी। दूर से उन्हें देखने वाले गांव वाले सिर हिलाते रहे। वे कुएं की पहचान जानते थे। वे इसे प्यासों का कुआं कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अंदर की आत्मा हमेशा प्यासी रहती थी, हमेशा कुछ ऐसा खोजती रहती थी जो उसे कभी नहीं मिल सकता था। किंवदंतियां डरावनी और बहुत थी। गांव वाले अजीब घटनाओं की बात करते थे, जिन्होंने धूलपुर को पीढ़ियों से परेशान किया था। ये सब कुएं से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि अमावस की रातों में एक औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती थी। आवाज धरती की गहराइयों से आती थी।
कुछ लोगों ने दावा किया कि जब वे वहां से गुजरते थे तो उन्हें हवा में अपने ही नाम फुसफुसाते हुए सुनाई देते थे। एक धीमी आमंत्रित पुकार जो एक ऐसी प्यास बुझाने का वादा करती थी जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। ये फुसफुसाहटें आत्मा का लालच कही जाती थी। अकेले और खोए हुए लोगों के लिए एक जाल, कुआं दुख का स्थान था, एक ऐसे दर्द का स्मारक जो समय के साथ मिटने से इनकार करता था। रामू बाबा ने बाद में उन्हें और कहानियां सुनाई, हर एक पिछली से ज्यादा अंधेरी। उन्होंने यात्रियों की बात की जो कुएं के ठंडे पानी के वादे से आकर्षित होकर कभी वापस नहीं लौटे। उन्होंने ऐसे मवेशियों की बात की जो उसके पास जाने से इनकार करते थे, एक ऐसी मौजूदगी को महसूस करते थे जिसे इंसान केवल अपनी त्वचा पर ठंडक के रूप में महसूस कर सकते थे। कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वह डर का स्रोत था। वह धूलपुर के शाप का केंद्र था, एक त्रासदी की लगातार शांत याद दिलाता था जिसने गांव की मिट्टी को ही झड़ दे दिया था। अर्जुन सुन रहा था, उसके फिल्म मेकर का दिमाग दौड़ रहा था, जबकि सोनिया को डर की बढ़ती भावना महसूस हो रही थी। कुएं की फुसफुसाहटें बहुत असली लगने लगी थीं। कुछ ठोस कैप्चर करने के लिए अर्जुन ने शाम ढलते ही कुएं के पास अपना कैमरा लगाने का फैसला किया। वह रात भर शूटिंग करना चाहता था, किसी भी असामान्य घटना को रिकॉर्ड करने की उम्मीद में। सोनिया हालांकि बहुत ज्यादा बेचैन थी, अपनी जीप के अंदर सुरक्षित दूरी से आवाज की निगरानी करने के लिए राजी हो गई। सूरज क्षितिज पर फैल गया, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगने से पहले अंधेरे ने परिदृश्य को निगल लिया। गांव में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो सोनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एकमात्र रोशनी चांद से आ रही थी जो बंजर जमीन पर लंबी कंकाल जैसी परछाइयां डाल रही थी। कई घंटे बीत गए, रात और ठंडी हो गई। अर्जुन मॉनिटर पर देख रहा था, उसकी आंखें कम रोशनी में सिकुड़ रही थीं। आधी रात के आसपास एक हलचल ने उसकी आंखें पकड़ ली। स्क्रीन पर कुएं के किनारे के पास एक हल्की सफेद आकृति उभरती हुई दिखाई दी। पहले तो वह धुंधली थी, धुएं जैसी, लेकिन धीरे धीरे उसने एक और स्पष्ट रूप लेना शुरू कर दिया। यह एक महिला की आकृति थी जो एक बहती हुई सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी जो चांदनी में चमकती हुई लग रही थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों के घूंघट से ढका हुआ था जो धीरे से हिल रहे थे, भले ही कोई हवा नहीं चल रही थी। वह पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी, उसकी उपस्थिति गहन असहनीय उदासी का आभास दे रही थी। सोनिया हेडफोन से सुन रही थी, उसने भी इसे सुना। एक धीमी उदास रोने की आवाज स्थैतिक के माध्यम से फिल्टर होने लगी। यह शुद्ध निराशा की आवाज थी, एक विलाप जो कब्र से परे एक जगह से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। आवाज की तीव्रता बढ़ती गई, उसके कानों में भर गई और उसने उदासी की एक लहर महसूस की जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अर्जुन को बुलाना चाहती थी, उसे वापस आने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन वह अपनी सीट पर जम गई थी, दिल तोड़ने वाली आवाज से मोहित हो गई थी। सफेद रंग की महिला सीधे कैमरे की ओर देख रही थी, जैसे कि वह जानती हो कि उसे देखा जा रहा है। अर्जुन मंत्रमुग्ध था, ये वही था, ये वही सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन उत्साह जल्दी ही एक आदिम डर में बदल गया। आकृति केवल स्क्रीन पर एक विसंगति नहीं थी, वह उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। हवा भारी हो गई, उस पर दबाव डाल रही थी। उसने अपनी हड्डियों में एक अपार ठंडक महसूस की, एक ठंडक जिसका रात के तापमान से कोई लेना देना नहीं था। महिला ने धीरे धीरे एक हाथ उठाया, उसकी उंगलियां लंबी और पीली थीं, और कुएं की ओर इशारा किया। फिर जितनी तेजी से वह दिखाई दी थी, वह अंधेरे में वापस गायब हो गई। केवल ठंड और उसके रोने की लिंगरिंग आवाज छोड़ गई, जो जल्द ही रात की खामोशी में फीकी पड़ गई। कुएं पर हुई घटना ने अर्जुन और सोनिया दोनों पर गहरा निशान छोड़ा। उस रात उन्हें आसानी से नींद नहीं आई। जब अर्जुन आखिरकार सो गया तो उसके सपनों में सफेद रंग की महिला आ गई। उसने खुद को अपने सपने में कुएं के पास खड़ा पाया। चांद दृश्य पर एक अजीब चमक डाल रहा था। महिला चंदा वहां थी, लेकिन इस बार वह केवल एक शांत आकृति नहीं थी। उसने उससे बात की। उसकी आवाज एक धीमी मधुर फुसफुसाहट थी जो हवा में तैर रही थी। उसने उसे बुलाया, उसे बताया कि वह प्यासी है, बहुत प्यासी है।
उसने उसे कुएं के पास बुलाया, उसे एक गहरे दुख से राहत का वादा किया जिसे वह कभी नहीं जानता था कि वह ढो रहा था। सोनिया भी बुरे सपनों से परेशान थी। उसने आवाजों के सपने देखे, रोना, फुसफुसाहट, कुएं से आने वाली ठंडी छपछपाहट। अपने सपने में वह कुएं के तल पर फंसी हुई थी, आसमान के एक छोटे से वृत्त को ऊपर देख रही थी। वह आवाजें सुन सकती थी जो उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन वह जवाब नहीं दे सकती थी। एक गहरी निराशा की भावना ने उसे भर दिया, ठंडी नम अंधेरे में खो जाने और भुला दिए जाने की भावना। वह एक झटके से जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कानों में अभी भी भूतिया आवाजें गूंज रही थीं। कुआं अब उनकी फिल्म के लिए केवल एक जगह नहीं रहा था, वह उनके पीछे आ गया था, उनके दिमाग में रिस रहा था। उनकी बेचैनी अगली सुबह वास्तविक चिंता में बदल गई। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। एक युवा लड़का, कुछ बचे हुए परिवारों में से एक का बेटा, रात में लापता हो गया था। लड़के की मां बेकाबू होकर रो रही थी कि वह कई दिनों से नींद में बात कर रहा था। कह रहा था कि कुएं के पास एक खूबसूरत महिला उसे खेलने के लिए बुला रही थी। गांव वाले तुरंत जान गए कि कहां देखना है। एक खोज दल, एक गंभीर चेहरे वाले रामू बाबा के नेतृत्व में प्यासों के कुएं की ओर बढ़ा। अर्जुन और सोनिया भी उनके साथ शामिल हो गए। उनके पेट में अपराध और डर की एक भयानक भावना उठ रही थी। उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। कुएं के किनारे उन्हें लड़के की छोटी घिसी हुई चप्पल मिली। उसका कोई और निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। गांव वाले आपस में बुदबुदाए, उनका डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने अर्जुन और सोनिया को देखा। बाहरी लोग जिनकी उपस्थिति इस त्रासदी के साथ हुई थी, उनका मानना था कि नए आए लोगों ने आत्मा को परेशान कर दिया था, उसे नाराज कर दिया था और उसे एक शिकार का दावा करने के लिए उकसाया था। लड़के का लापता होना कुएं की घातक शक्ति का एक गंभीर प्रमाण था, एक स्पष्ट चेतावनी कि वे खतरनाक जमीन पर चल रहे थे। लापता लड़के की त्रासदी ने, आप जानते हैं, मेरी पत्रकारिता की तटस्थता को पूरी तरह से तोड़ दिया। अचानक यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक वास्तविक और मौजूद खतरा था, कुछ ऐसा जो सच में डरावना था। मैंने एक भारी जिम्मेदारी महसूस की, जैसे मेरे कंधों पर एक वजन हो। इसलिए मैं रामू बाबा के पास गया, श्राप की जड़ को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित। बूढ़े आदमी ने, जिसकी आंखें अपने समुदाय के दुख से भरी थीं, आखिरकार कुएं का पूरा इतिहास बताने का फैसला किया। उसने मुझे जो बताया वह सिर्फ एक लोक कथा नहीं थी, यह वास्तव में धूलपुर के शाही इतिहास का एक हिस्सा था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसने एक ऐसे समय की बात की जब यह गांव वास्तव में एक समृद्ध राज्य था और कुएं में आत्मा एक जीवित, सांस लेने वाली राजकुमारी थी जिसका नाम चंदा था। कहानी साल 1995 में शुरू हुई। राजकुमारी चंदा धूलपुर के राजा की प्यारी बेटी थी। वह अपनी दयालुता और अपनी सुंदरता के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। पूरे राज्य में उसकी पसंदीदा जगह भव्य कुआं था जिसे उसके पिता ने अपनी प्रजा के लिए बनवाया था। वह वहां घंटों बिताती थी, गांव की महिलाओं से बात करती थी और बच्चों के साथ खेलती थी। कुआं जीवन और समुदाय का प्रतीक था, खुशी की जगह था। लेकिन चंदा की खुशी दुर्भाग्य से राजा के दरबार में सेवा करने वाले एक शक्तिशाली और दुष्ट तांत्रिक के लिए ईर्ष्या का स्रोत थी। वह राजकुमारी को चाहता था, प्यार के लिए नहीं बल्कि शक्ति के लिए। तांत्रिक काला जादू करता था और मानता था कि शाही आत्मा का बलिदान उसे अपार शक्ति और अमृता प्रदान करेगा। उसने चंदा को सताना शुरू कर दिया, अपनी काली कलाओं का उपयोग करके भयानक भ्रम पैदा किए और उसके दिमाग में धमकियां फुसफुसाईं। वह उसकी आत्मा को तोड़ना चाहता था, उसे अपनी मर्जी के सामने झुकाना चाहता था। चंदा, डरी हुई और अकेली, ने अपने पिता को बताया, लेकिन राजा बूढ़ा था और तांत्रिक की शक्ति से डरता था। वह अपनी बेटी की रक्षा करने में विफल रहा। हताश और तांत्रिक के चंगुल से कोई और रास्ता न देखकर खूबसूरत राजकुमारी ने एक दिल दहला देने वाला चुनाव किया। वह अपने प्यारे कुएं के पास गई, वह जगह जिसने उसे कभी बहुत खुशी दी थी। एक आखिरी आंसुओं भरी प्रार्थना के साथ राजकुमारी चंदा ने खुद को ठंडे अंधेरे पानी में फेंक दिया। उत्पीड़न के जीवन पर मृत्यु को चुना। उसकी आत्महत्या हालांकि उसके दुख का अंत नहीं था। दुष्ट तांत्रिक अपने इनाम से वंचित होने पर क्रोधित होकर कुएं पर एक काला अनुष्ठान किया। उसने उसकी आत्मा को शाप दिया
उसे हमेशा के लिए कुएं से बांध दिया। उसने उसे हमेशा के लिए प्यासा, हमेशा के लिए अकेला रहने के लिए शाप दिया। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी या आगे नहीं बढ़ सकी। जीवन का कुआं दुख का कुआं बन गया और राजकुमारी चंदा की कोमल आत्मा दर्द और गुस्से से एक प्रतिशोधी इकाई, एक प्यासी आत्मा में बदल गई, जो अब उस जगह को प्रेतवाधित करती थी जिसे वह कभी प्यार करती थी। राजकुमारी चंदा के दुखद इतिहास को जानने से मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैं अब समझ गया था कि आत्मा स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं थी। वह एक शिकार थी, तांत्रिक द्वारा बनाए गए दर्द और क्रोध के एक अंतहीन चक्र में फंसी हुई थी। कुएं में मौजूद इकाई कोई राक्षस नहीं थी जिससे डरना था, बल्कि एक खोई हुई आत्मा थी जिसे आजाद करना था। मुझे एहसास हुआ कि श्राप को खत्म करने और धूलपुर में शांति लाने का एकमात्र तरीका तांत्रिक के काले जादू को तोड़ना था। मैंने रामू बाबा से पूछा कि क्या इस अनुष्ठान को उलटने का कोई तरीका है। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया, फिर एक किंवदंती की बात की, एक प्रति अनुष्ठान जिसे आत्मा की मुक्ति की कुंजी कहा जाता था। किंवदंती कहती थी कि तांत्रिक की शक्ति उसके शारीरिक अवशेषों से बंधी हुई थी। वर्षों बाद, उसकी मृत्यु के बाद, उसकी अपवित्र हड्डियों को कुएं के पास दफनाया गया था ताकि उसका श्राप हमेशा मजबूत रहे। चंदा की आत्मा को आजाद करने के लिए तांत्रिक की हड्डियों को ढूंढना था, खोदकर निकालना था और एक पवित्र नदी में विसर्जित करने से पहले ठीक से संस्कारित करना था। यह एक खतरनाक काम था। किंवदंती ने चेतावनी दी थी कि तांत्रिक के अवशेषों को परेशान करने से उसकी दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और चंदा की आत्मा अपनी कैद की रक्षा करने वाली किसी भी हस्तक्षेप के प्रयास का विरोध कर सकती है। यह एक जोखिम था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे यह लेना ही होगा। रामू बाबा के गांव के पुराने लेआउट के ज्ञान से निर्देशित होकर मैंने और कुछ बहादुर ग्रामीणों ने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम खोदते गए, हवा घनी और दमनकारी होती गई। आसमान एक अजीब बीमार धूसर रंग में बदल गया। सोनिया पास खड़ी थी। उसके ऑडियो उपकरण फुसफुसाहट और गुस्से वाली गुर्राहट का एक विस्मयकारी शोर उठा रहे थे जो धरती से ही आता हुआ लग रहा था। घंटों की कठिन मेहनत के बाद हमारे फावड़ों ने कुछ कठोर चीज से टक्कर मारी। ये एक छोटा सड़ा हुआ लकड़ी का बक्सा था। कांपते हाथों से हमने उसे जमीन से उठाया और उसे खोला। अंदर काली भंगुर हड्डियों का एक संग्रह पड़ा था। जैसे ही हड्डियां हवा के संपर्क में आईं, वातावरण नाटकीय रूप से बदल गया। शांत दिन टूट गया। एक शक्तिशाली हवा अचानक उठ खड़ी हुई। धूल और पत्तियों को कुएं के चारों ओर एक भयंकर भंवर में घुमा रही थी। आसमान अंधेरा हो गया क्योंकि तूफान के बादल अस्वाभाविक गति से ऊपर इकट्ठा हो गए। कुएं से एक धीमी गुस्से वाली गुर्राहट आती हुई लग रही थी और अंदर का पानी ऐसे मथने और बुलबुले बनाने लगा जैसे वह उबल रहा। चंदा की आत्मा क्रोधित थी। उसने शक्ति में बदलाव महसूस किया, उस श्राप में गड़बड़ी जिसने दशकों से उसके अस्तित्व को परिभाषित किया था। तूफान उसके क्रोध का एक प्रदर्शन था, उसकी शक्ति का एक भयानक प्रदर्शन। तूफान हम पर भयानक ताकत से टूट पड़ा। हवा एक पीड़ित जानवर की तरह चीख रही थी, हमारे कपड़ों को फाड़ रही थी और रेत से हमारे चेहरों को डंक मार रही थी। बिजली ने नीले आसमान को चीर दिया। बरगद के पेड़ के बहुत करीब गिरी। उसकी गड़गड़ाहट की आवाज ने हमारे पैरों के नीचे की जमीन को भी हिला दिया। गांव वाले डरे हुए पीछे हट गए, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने हड्डियों का बक्सा कसकर पकड़ा हुआ था, यह जानते हुए कि यह महत्वपूर्ण क्षण था। कुएं के अंधेरे मुंह से पानी का एक स्तंभ ऊपर उठा और उससे चंदा की भूतिया आकृति निकली, पहले से ज्यादा ठोस और पहले से ज्यादा क्रोधित। वह अब सिर्फ एक उदास रोती हुई आकृति नहीं थी। उसकी आंखें लाल द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक रही थीं और उसका चेहरा शुद्ध क्रोध के मुखौटे में विकृत था। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, यह एक बहरा कर देने वाली चीख थी जो हवा को चीर रही थी। इस जगह को छोड़ दो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज दर्द और गुस्से का मिश्रण थी। वह मेरा है, यह दर्द मेरा है। उसने मुझे तांत्रिक की हड्डियों के साथ देखा,
और माना कि मैं उससे वह एकमात्र चीज छीनने की कोशिश कर रहा था जो उसके पास बची थी, दुनिया से उसका लंगर, उसका श्राप। वह मेरे इरादे को नहीं समझी कि मैं उसे आजाद करना चाहता था। उसने केवल गड़बड़ी को समझा। मेरा दिल एक ऐसे डर से धड़क रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था। मैं जानता था कि मैं उससे ताकत से नहीं लड़ सकता। मुझे उस व्यक्ति तक पहुंचना था जो वह कभी थी, वह दयालु राजकुमारी जो दशकों के क्रोध के नीचे फंसी हुई थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, हड्डियों का बक्सा अपने सामने पकड़े हुए। चंदा, मैं तूफान की गर्जना पर चिल्लाया, हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। ये तुम्हारा दर्द रखने के लिए नहीं है, यह उसका श्राप है। तुम्हें अब प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। मैंने ईमानदारी और करुणा से बात की। मेरी आवाज अराजकता को चीर रही थी। आत्मा एक पल के लिए रुक गई। उसका क्रोधित भाव लड़खड़ा गया। मेरे शब्दों ने उसके एक ऐसे हिस्से तक पहुंच बनाई जो लंबे समय से दबा हुआ था, लेकिन वर्षों के अन्याय से पोषित क्रोध मजबूत था। उसने मानसिक ऊर्जा की एक लहर छोड़ी जिसने मुझे मारा, मुझे पीछे धकेल दिया। हड्डियों का बक्सा मेरे हाथों से गिर गया, जमीन पर बिखर गया। तूफान तेज हो गया, हवा एक चरम सीमा पर पहुंच गई। चंदा की आत्मा बिखरी हुई हड्डियों की ओर लपकी, अपने श्राप के स्रोत की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। यह एक कैदी का एक हताश, आदिम कार्य था जिसने अपने पिंजरे को अपना एकमात्र घर मान लिया था। जैसे ही चंदा की आत्मा हड्डियों की ओर लपकी, सोनिया, जो डर से जम गई थी, अचानक हरकत में आई। वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपना पोर्टेबल स्पीकर पकड़ा, तुरंत एक विशिष्ट ऑडियो फाइल ढूंढी और वॉल्यूम को अधिकतम कर दिया। यह वह रिकॉर्डिंग थी जो उसने हमारी पहली रात में ली थी। चंदा के अपने दिल दहला देने वाले रोने की आवाज, उसके अपने दुख की शुद्ध उदास आवाज हवा में भर गई, तूफान के क्रोध को चीरती हुई। यह उसके अपने दर्द की आवाज थी जो उसे वापस परिलक्षित हो रही थी। इसका प्रभाव तात्कालिक और गहरा था। चंदा की आत्मा जम गई, उसकी चमकती लाल आंखें भ्रम में फैल गई। उसने अपनी निराशा सुनी, एक अकेली आत्मा का विलाप, और इसने उसके क्रोध की दीवार को तोड़ दिया। उसकी क्रोधित चीख उसके गले में मर गई। उसकी जगह एक दबी हुई सिसकी ने ले ली। तूफान कम होने लगा। गर्जना करती हवा एक उदास हवा में बदल गई। उसकी भूतियां आकृति झिलमिलाने लगी। क्रोध दूर हो गया और उसकी जगह उस राजकुमारी का उदास कोमल चेहरा दिखाई दिया जो वह कभी थी। उसने मुझे देखा, गुस्से से नहीं बल्कि एक बढ़ती हुई समझ के साथ। मैंने इस पल का फायदा उठाया। मैं धीरे धीरे उठा और उसके पास गया, एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में। मैंने शापों या अनुष्ठानों की बात नहीं की, इसके बजाय मैंने उससे एक व्यक्ति के रूप में बात की। हमने तुम्हें सुना, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज सहानुभूति से भरी हुई थी। हमने तुम्हारी उदासी सुनी। किसी को भी इतने लंबे समय तक इतने दर्द में रहने का हक नहीं है। लड़का, वह सुरक्षित है। हमने उसे एक पुराने मंदिर में छिपा हुआ पाया, तूफान से डरा हुआ। वह अब अपनी मां के साथ है। तुमने उसे चोट नहीं पहुंचाई। यह एक झूठ था, एक दयालु छल जिसका मकसद उसके अपराध बोध को शांत करना और उसे यह दिखाना था कि उसके दर्द ने उसे एक सच्चे राक्षस में नहीं बदला था। झूठ ने काम किया। चंदा की आकृति पर राहत की एक दृश्यमान लहर छा गई। ये जानकर कि उसने किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई थी, उसके क्रोध की आखिरी जंजीरों को तोड़ दिया। आंसू चांदनी की तरह चमकते हुए उसके भूतिया चेहरे पर बहने लगे। उसने तांत्रिक की हड्डियों को घृणा से देखा। आखिरकार उन्हें वह देखा जो वे थीं, उसके दुख का लंगर, उसकी पहचान नहीं। उसने मुझे एक छोटी आभारी सिर हिलाया। तूफान पूरी तरह से थम गया। अंधेरे बादल हट गए। एक अकेली कोमल सूरज की किरण को अंदर आने दिया जिसने कुएं को रोशन किया। एक आखिरी शांतिपूर्ण आह के साथ राजकुमारी चंदा की आत्मा फीकी पड़ने लगी, सुबह की धुंध की तरह रोशनी में घुल गई। चंदा के आशीर्वाद से अंतिम संस्कार किए गए। रामू बाबा ने प्राचीन प्रार्थनाएं पढ़ी जब मैंने तांत्रिक की हड्डियों को सावधानी से इकट्ठा किया। हम पास की पवित्र नदी में गए और जैसे ही आखिरी हड्डियां पवित्र जल में विसर्जित हुईं, दशकों में पहली बार
धूलपुर में शांति की भावना छा गई। प्यासों का कुआं अब ठंडा और डरावना नहीं था। पानी साफ और मीठा था। गांव हल्का महसूस हुआ। हवा दुख से साफ हो गई। मेरी डॉक्यूमेंट्री पूरी हो गई थी, लेकिन यह एक फिल्म से ज्यादा कुछ बन गई थी। यह एक आत्मा की मुक्ति की कहानी थी। सोनिया और मैंने गांव छोड़ने की तैयारी की। बचे हुए ग्रामीणों ने हमें धन्यवाद दिया। उनके चेहरे कृतज्ञता से भरे हुए थे। रामू बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुमने उसे शांति दी है, उसने कहा। उसकी बूढ़ी आंखें अनछुए आंसुओं से चमक रही थी। तुमने हमें हमारा घर वापस दे दिया है। मुझे उपलब्धि की भावना महसूस हुई, लेकिन एक अजीब खालीपन भी। चंदा की आत्मा के साथ जो संबंध मैंने महसूस किया था वह गहरा था, और मैं जानता था कि मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही हम दूर चले, मैंने धूलपुर को पीछे के शीशे में देखा। उसे तब तक सिकुड़ते हुए देखा जब तक वह विशाल रेगिस्तान में एक छोटा सा बिंदु नहीं बन गया। हफ्तों बाद अपने शहर के अपार्टमेंट में वापस मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंतिम कट को एडिट कर रहा था। मैं देर रात तक काम करता रहा। कंप्यूटर की गूंज मेरा एकमात्र साथी था। जैसे ही मैंने अंतिम टकराव के फुटेज की समीक्षा की, मुझे कुछ अजीब लगा। एक पल के लिए, जैसे ही चंदा की आत्मा रोशनी में घुल रही थी, उस रोशनी का एक छोटा सा, लगभग अदृश्य फुसफुसाहट मुख्य रूप से अलग होता हुआ दिखाई दिया। यह एक पल के लिए तैरता रहा और फिर सीधे कैमरे के लेंस की ओर मेरी ओर बढ़ा। मैंने वीडियो को रोका, झूम इन किया, लेकिन यह सिर्फ एक झिलमिलाहट थी, रोशनी का एक धोखा। मैंने इसे एक डिजिटल कलाकृति मानकर खारिज कर दिया। उस रात जब मैं सोया, मैंने सपना देखा। मैं कुएं के पास नहीं, बल्कि अपने ही अपार्टमेंट में खड़ा था। हवा ठंडी थी। मुझे एक धीमी, परिचित फुसफुसाहट सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो अब उदास या गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि कोमल और अधिकारपूर्ण थी। तुमने मुझे सुना? फुसफुसाहट ने कहा। तुमने मुझे आजाद किया। अब मैं फिर कभी अकेला नहीं रहूंगा। मैं एक झटके से जागा। मेरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। मैंने अपने अंधेरे कमरे में चारों ओर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा खाली था, लेकिन फिर रसोई से मैंने सिंक में पानी की एक बूंद गिरने की स्पष्ट आवाज सुनी। टप टप टप। एक ऐसी प्यास की आवाज जो शायद अभी तक बुझी नहीं थी।